Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel, and we are studying class 12 political science of ISC board, and we are continuing with our unit of judiciary. And let us now start with a very new topic, that is principles, advantages and criticism of judicial review. इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है. उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच द वीडियो ऑन जुडिशियल रिव्यू. दैट वीडियो टॉक्स अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू. दैट वीडियो हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द जुडिशियल रिव्यू विद स्पेशल रेफरेंस टू India and USA. So it talks judicial review in both the countries context कि judicial review India में कैसे है and USA में कैसे है. So अगर आपने वो नहीं देखा है, please go back and watch that. Then only you will be able to understand this topic well. Today we are going to talk about three major things. That is principles, advantages and criticisms of judicial review. कि यानी कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जुडिशियल रिव्यू के, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जुडिशियल रिव्यू के, एंड कौन कौन से क्रिटिसिजम्स हैं जुडिशियल रिव्यू के. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिजम्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू. कमिंग ऑन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जुडिशियल रिव्यू के. सो कमिंग टू इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल, इट सेज दैट जुडिशियल डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द डे द जजमेंट इज गिवन. सो इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है. इट इज सेइंग दैट कि जुडिशियल डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द डे द जजमेंट इज गिवन. यानी कि जब आपके जज ने जिस दिन जजमेंट दी है उसी दिन से जुडिशियल डिसीजन इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है. ऑब्वियसली अगर जजमेंट जज ने नहीं दी है तो उससे पहले जुडिशियल डिसीजन इम्प्लीमेंट कैसे होगा, नहीं हो सकता ना इम्प्लीमेंट. तो जुडिशियल डिसीजन उस टाइम से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है जैसे ही आपके जज ने जजमेंट दे दी है. ठीक है, उस टाइम से. Coming to its second principle, which is also very, very important, it says that judicial review is an order and not advisory in nature. So, जो judicial review है वो एक तरीके का order है and it is not advisory in nature. ऐसा नहीं है कि जुडिशरी बैठकर एक एडवाइस दे रही है उस टाइम पर, बल्कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है हमारा वो एक तरीके का ऑर्डर होता है जो कि जुडिशरी देती है और आपको फॉलो करना होता है. कमिंग टू इट्स थर्ड पॉइंट, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेज दैट जुडिशियल रिव्यू इज नॉट डन बाय वन जज बट बाय अ बेंच ऑफ जजेस 5, 7 or 9 and decision is always taken by majority. इसका मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू का जो केस होता है या फिर जुडिशियल रिव्यू जब किया जाता है तब एक जज ही बैठकर डिसीजन नहीं लेता है. एक बेंच बैठती है जजेस की, या तो 5 जजेस का एक बेंच बैठेगा या 7 जजेस का एक बेंच बैठेगा या फिर 9 जजेस का एक बेंच बैठेगा. वो जजेस का जो बेंच बैठता है वो बेंच बैठकर डिसीजन लेता है एंड The decision is always taken by majority. इसका मीनिंग ये है कि जो मेजॉरिटी जजेस डिसाइड करते हैं वही डिसीजन को फॉलो अप किया जाता है, मतलब वही डिसीजन अपनाया जाता है. कमिंग टू इट्स फोर्थ पॉइंट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, इट सेज दैट जुडिशियरी only invalidates a law or a part of the law which is unconstitutional. इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है वो एक लॉ को इनवैलिड या एक पार्ट ऑफ लॉ को इनवैलिड तभी बताती है जब वो लॉ या वो पार्ट क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है.
If anything is unconstitutional in nature, then only it is declared as invalid. Otherwise, it is not declared as invalid. I hope this is clear. Coming to its another point, while giving a judgment, अब एक judgment दी जा रही है. So while giving a judgment, judiciary has to give grounds for recognizing any law as invalid or unconstitutional. अगर जुडिशरी किसी चीज पर एक जजमेंट दे रही है तो उस टाइम पर जुडिशरी हैज टू गिव ग्राउंड्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग एनी लॉ एज इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जुडिशरी को ग्राउंड्स देने पड़ते हैं. ग्राउंड्स का मतलब क्या है कि इस आधार को देखते हुए हम ये बोल रहे हैं कि ये वाली चीज इनवैलिड है. यानी कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये डिक्लेयर कर रही हूं, अगर या मतलब कोई भी जज जो जजमेंट दे रहा है वो किस ग्राउंड्स पे एक डिसीजन लेता है. कोई भी अगर केस आता है तो वो कुछ ग्राउंड्स उनको देने पड़ते हैं कि इन आधारों पर या इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस डिसीजन पर पहुंचे हैं. So the judge has to give grounds for recognizing any law as invalid or unconstitutional. अगर वो किसी भी लॉ को invalid या unconstitutional बोलते हैं तो उसके लिए उनको grounds पहले देने पड़ते हैं. Coming to its last point, which is also very important, it says that judicial review is not an automatic power of judiciary, but is exercised only when a case comes for a trial. Judicial review एक automatic power नहीं है. Judicial review की जो पावर है वो तभी एक्सरसाइज की जाती है only when a case comes for trial. यानी कि जब भी एक केस आता है तभी जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज किया जाता है. अदरवाइज दैट पावर इज नॉट exercised. Okay, after a trial, when a law is challenged, the court gives a judgment. अगर ट्रायल के बाद एक लॉ चैलेंज्ड हो जाता है फिर कोर्ट जजमेंट देता है एंड इट बिकम्स ऑपरेटिव आफ्टर अ जजमेंट इज डिलीवर्ड. अगर फॉर इंस्टेंस बीच में कोई लॉ चैलेंज्ड हो गया, आपका बीच में कोई जजमेंट के दौरान अगर किसी जजमेंट के दौरान कोई लॉ चैलेंज्ड हो जाता है, वो लॉ ऑपरेशन में इट बिकम्स ऑपरेटिव ओनली व्हेन द जजमेंट फॉर दैट केस इज डिलीवर्ड. यानी कि वो लॉ ऑपरेशन में ही तब आएगा जब उस केस की जजमेंट दी जा चुकी होती है. So I hope you have understood the principles of judicial review well. So as we were doing this topic, principles, advantages and criticisms of judicial review, we have already covered the principles of judicial review and now we are going to start with advantages of judicial review. Advantages का मतलब होता है फायदे, कि जुडिशियल रिव्यू है तो जुडिशियल रिव्यू के क्या क्या फायदे हैं. सो कमिंग टू इट्स फर्स्ट बेनिफिट और वी कैन से एडवांटेज. अगर आपको पेपर में बेनिफिट भी लिखा आ जाए या एडवांटेज लिखा आ जाए, दोनों का मीनिंग एक ही है. सो कमिंग ऑन टू इट्स फर्स्ट एडवांटेज, इट सेज दैट इट हेल्प्स जुडिशरी टू एक्ट एज वॉचडॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and helps in maintaining the supremacy of the constitution. इसका मतलब ये है जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो जुडिशरी को हेल्प करती है टू एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इधर वॉचडॉग का मतलब ये है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी एक तरीके से क्या रखता है, निगरानी रखता है, देखता रहता है कि सब कुछ ठीक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरीके से. एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसके साथ में जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी मेंटेन रहता है. कमिंग ऑन टू अनदर एडवांटेज ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट सेज दैट इट हेल्प्स
to resolve conflicts between center and state or between states. So another advantage of judicial review is कि अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में, या दो स्टेट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तब उस टाइम पर जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो एक्सरसाइज की जाती है, वो यूज की जाती है. सो इससे सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाती है. तो ये भी एक एडवांटेज है जुडिशियल रिव्यू का कि इट हेल्प्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. पहले वाले पॉइंट में अगर आपको मेन पॉइंट अंडरलाइन करना हो तो आप ये कर सकते हो, एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की एक वॉचडॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हेल्प्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट्स. समझ में आ रहा है कि पहले वॉचडॉग हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर बोल रहा है कि इट हेल्प्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट्स. फिर another very important advantage of judicial review is it protects the fundamental rights of the people and helps to protect the rights of the minorities. So another point which is very important is protection. It protects the fundamental rights of the people and also protect the rights of the minorities. जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है और जो राइट्स होते हैं माइनॉरिटीज के उसको भी प्रोटेक्ट करती है. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो गया जुडिशियल रिव्यू का. कमिंग टू इट्स फोर्थ पॉइंट, इट सेज दैट कोर्ट्स आर लेस बायस्ड दैन लेजिस्लेचर एज जजेस आर कॉम्पिटेंट टू मेक जुडिशियल रिव्यू by virtue of their vast knowledge and experience which is essential in a democratic country. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि courts are less biased. Less biased मतलब कि जो courts हैं वो biasness के साथ काम नहीं करते हैं. उनको कुछ मतलब नहीं होता कि आप रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, वो सबके लिए डिसीजन किस बेसिस पे सुनाते हैं, इक्वालिटी के बेसिस पे डिसीजन डिक्लेयर किया जाता है. So courts are less biased than legislature. कैसे वो legislature से कम less biased कैसे है? क्योंकि जितने भी judges होते हैं उनके पास क्या होती है, judges के पास क्या होती है, vast knowledge होती है, experience होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, which is essential for a democratic country. So जो judges का जो decision होता है उसको हर कोई क्या करता है, ट्रस्ट करता है. और जजेस जो डिसीजन लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं, या मतलब कौन सी पावर को यूज करके लेते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू की पावर को भी यूज करते हैं. तो इसलिए एक एडवांटेज जुडिशियल रिव्यू का हमें ये भी हो गया कि ये एडवांटेज मिल गया कि जितने भी कोर्ट्स हैं वो क्या होंगे, लेस बायस्ड होंगे. लेस बायस्ड होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो जजमेंट होगी वो भी बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होगी, वो भी एकदम इक्वालिटी को देखते हुए, हर चीज को प्रॉपरली देखते हुए जो करेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज दैट इट कर्ब्स द डेस्पोटिक टेंडेंसीज ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड प्रिवेंट्स बोथ ऑफ देम फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर. इसका मतलब ये है कि इट कर्ब्स द डेस्पोटिक टेंडेंसीज. डेस्पोटिक का मतलब जो तानाशाह वाली जो टेंडेंसी होती है ना कि हम ही हेड है और हम ही सारी चीज रूल कर रहे हैं, तो वो वाली टेंडेंसी को कर्ब करता है. कर्ब करता है मतलब लिमिट करता है, रोकता है उस डेस्पोटिक टेंडेंसीज को जो कि कभी कभी आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में डेवलप हो जाती है. कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड होगा या एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, हो सकता है कि वो भी अपनी पावर को अनलिमिटेड वे में एक्सरसाइज करना शुरू कर दे. लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, जब जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी तो वो अपना सारा चीजें ढंग से फंक्शनिंग करने लग जाते हैं. तो इट कर्ब्स द डेस्पोटिक टेंडेंसीज ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड executive and it prevents both of them
from arbitrary exercise of power. Arbitrary मतलब अनलिमिटेड जो पावर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर को, तो उससे भी प्रिवेंट करता है. The last very important point is it maintains separation of powers and keeps a check on the other organs of the government. एक तो सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योर होता है, ठीक है, कि सबके पास में प्रॉपर पावर डिवाइडेड है, एंड इट ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मेरे कौन कौन से हो गए? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हो गए, तो उनके ऊपर भी कौन चेक रख रहा है? जुडिशरी. और जुडिशरी की कौन सी वाली पावर चेक रख रही है? जुडिशियल रिव्यू की पावर. सो इसलिए ये भी एक एडवांटेज हो गया जुडिशियल रिव्यू का. इट कीप्स अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट द सेंटर और द यूनिट्स डू नॉट एक्सीड द लिमिट्स ऑफ देयर पावर. यानी कि सेंटर और जो और यूनिट्स हैं वो अपनी लिमिट ऑफ पावर को एक्सीड ना करे. ठीक है, तो ये सारी एडवांटेजेस कवर हो गई जुडिशियल रिव्यू की. So as we are doing principles, advantages and criticisms of judicial review, we have already covered the principles of judicial review. We have also covered the criticisms of judicial review. No, we have also covered the advantages of judicial review. Now coming on to the criticisms of judicial review. Criticism क्या क्या है कि basically judicial review के अंदर बुराइयां क्या क्या हैं. So coming on to the first criticism of judicial review, it says that judges having a permanent tenure may become reckless and irresponsible. कि जजेस को अगर एक ही बारी परमानेंट टेन्योर दे दिया है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? रेकलेस और इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. जजेस may overlook the challenge of the changing times and may refuse to look forward. कई बारी क्या होता है कि जजेस को परमानेंट पोजीशन दे दी गई है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि ओवरलुक कर देते हैं चैलेंज ऑफ द चेंजिंग टाइम्स और रिफ्यूज कर देते हैं लुक फॉरवर्ड, मतलब आगे नहीं देख पाते हैं. वो यही सोचते हैं कि हमें इन चीजों के साथ अडेप्ट करने की कभी कभी कोई जरूरत नहीं है. सो जज हैव अ टेंडेंसी to follow blindly and rigidly only the letter of law, totally ignoring its spirit. So judges के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है. किस तरीके की टेंडेंसी? To follow blindly and rigidly only the letter of the law and totally ignoring its spirit. कि क्या हुआ कि वो सिर्फ जो लॉ के अंदर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लिखा गया है कि इस लॉ में ये लिखा गया है, तो कई बार जजेस क्या करते हैं सिर्फ उन लेटर्स को देखते हैं और उसके अंदर की जो स्पिरिट होती है उसको भूल जाते हैं और सिर्फ लेटर्स के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं. तो वो भूल ही जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है या इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो वो स्पिरिट को भूल जाते हैं और सिर्फ ब्लाइंडली क्या फॉलो करने लग जाते हैं और रिजिडली क्या फॉलो करने लग जाते हैं? लेटर ऑफ द लॉ. So this is also a major criticism of judicial review. Coming on to the another criticism of judicial review. Judicial review has resulted in judicial tyranny. Judicial review कभी कभी क्या किस में रिजल्ट करता है? Judicial tyranny में. Tyranny का मतलब है cruel, unfair use of power. So basically जुडिशियल रिव्यू भी कभी कभी किस वे में यूज हो जाता है? क्रूअल और अनफेयर यूज ऑफ पावर में भी कभी कभी यूज हो जाता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को किसी ने अनफेयर वे में यूज कर लिया या क्रूअल वे में यूज कर लिया. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. इट इज स्ट्रेंज दैट वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट कैन सिट इन जजमेंट ओवर द अदर ब्रांचेस and declare their actions ultra vires of the constitution. तो ये बताया जा रहा है कि कभी कभी बहुत ही स्ट्रेंज लगता है कि that one branch of the government can sit in judgment
over the other branches. One branch of the government मतलब कि जो जुडिशरी है आपका वो अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बैठकर और उनके एक्शंस को क्या डिक्लेयर कर देता है, अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिंग और डन बियॉन्ड वंस लीगल पावर. सो बेसिकली एक ऐसी तरीके की पावर की बेसिकली अनदर ब्रांच क्या हो गया आपका, लेजिस्लेचर हो गया, अनदर ब्रांच क्या हो गया आपका, एग्जीक्यूटिव हो गया. तो क्या होता है कभी कभी कि एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है मतलब जुडिशरी है, वो ये जजमेंट देते टाइम के डिक्लेयर कर देगा कि जो वही जो लेजिस्लेचर वाले हैं उनके एक्शंस क्या है, अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. यानी कि बियॉन्ड वंस लीगल पावर, वो अपनी अथॉरिटी मतलब जितनी उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल पावर और अथॉरिटी नहीं दी गई है उस अथॉरिटी और पावर को वो एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है, सो कौन कर रहे हैं, बेसिकली आपके लेजिस्लेचर वाले और एग्जीक्यूटिव वाले. सो समटाइम्स इट लुक्स रियली स्ट्रेंज एंड इट लेज टू मच एम्फेसिस ऑन दी जजेस. अब क्या होता है जुडिशियल रिव्यू के अंडर टू मच एम्फेसिस किसके ऊपर दिया जाता है, जजेस के ऊपर. जज के ऊपर बहुत ज्यादा क्या दिया जाता है, एम्फेसिस दिया जाता है एंड ये बताया जाता है एंड देयर इम्पार्शियलिटी एंड एफिशिएंसी. द जजेस आर आल्सो ह्यूमन, देयर सोशल फिलॉसफी इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन. सो बेसिकली इधर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इट लेज टू मच एम्फेसिस ऑन द जजेस. सो बेसिकली जो आपका जुडिशियल रिव्यू होता है वो जजेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करता है और जजेस के ऊपर एम्फेसाइज करता है तो इसका मतलब ये है कि वो ये एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं जजेस के ऊपर एम्फेसाइज करके कि जजेस तो एकदम क्या है, इम्पार्शियल है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, तो वो तो कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे. लेकिन इट इज सेइंग दैट जजेस आर आल्सो ह्यूमंस एंड देयर सोशल फिलॉसफी इन्फ्लुएंसेस दी डिसीजन. जुडिशियल रिव्यू के अंडर तो ये बता दिया कि जजेस एकदम बिना किसी बायसनेस के अपना डिसीजन देंगे, एफिशिएंट है, इम्पार्शियल है, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करते. बट जो जजेस हैं कई बारी उनसे भी कोई ना कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं. क्यों, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है और कभी कभी क्या होता है उनका जो सोशल फिलॉसफी होती है वो भी उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देती है कि बेसिकली जिस तरीके का उनको उनके माइंड में आता है या उनकी जो एक तरीके की फिलॉसफी बनती है तो वो भी चीज आपके डिसीजन को फ्रेम कर देती है एक हद तक. तो ये भी एक मेजर क्रिटिसिज्म है जुडिशियल रिव्यू का कि भाई जुडिशियल रिव्यू के अंडर तो ये बताया गया कि जजेस तो बिल्कुल इम्पार्शियल है, बिल्कुल एफिशिएंट है, बट यहाँ पर इसको काउंटर करते हुए ये भी बताया गया साथ ही साथ कि जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन एंड देयर सोशल फिलॉसफी इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन. की उनकी भी सोशल फिलॉसफी कई बार क्या होती है, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर देती है. Coming to the last criticism of judicial review. So coming to its sixth point, it says that it is against the notion of popular will. So कई बार क्या होता है जो judicial review होता है वो आपके popular will के अगेंस्ट होता है. जो आइडिया है पॉपुलर विल का, नोशन का मतलब होता है आइडिया. सो जो आइडिया है पॉपुलर विल का, जो यानी कि जो मेजोरिटी लोग जो चाह रहे होते हैं, कई बारी जुडिशियल रिव्यू उसके अगेंस्ट चला जाता है. कैसे हो जाता है ये, एज लॉज आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर विच रिप्रेजेंट द पीपल्स पॉपुलर ओपिनियन. तो जितने भी लॉज हैं आपके वो क्या होते हैं, पास कौन करता है आपके लॉज, लेजिस्लेचर पास करता है जो कि रिप्रेजेंट करता है पीपल्स पॉपुलर ओपिनियन को. पीपल्स पॉपुलर ओपिनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, वही लोग आके रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के अकॉर्डिंग लॉ को पास करते हैं जो कि लेजिस्लेचर में, हमने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा भी था कि इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी. सो एंड अ स्मॉल बॉडी ऑफ जजेस who do not represent the people are called upon to produce the validity of such laws. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कई बार क्या होता है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है इट गोज अगेंस्ट द नोशन ऑफ पॉपुलर विल. जो नोशन है पॉपुलर विल का उसके अगेंस्ट
चला जाता है। जैसे कि लॉज तो पास होते हैं बाय द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीपल्स पॉपुलर ओपिनियन। लोगों का पॉपुलर ओपिनियन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार है, तो इसलिए वो लोगों के पॉपुलर ओपिनियन को लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्या होता है, एक छोटी बॉडी है, स्मॉल बॉडी ऑफ जजेस जो होते हैं, जो कि हु डू नॉट रिप्रेजेंट द पीपल। जो जजेस होते हैं वो तो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। जो रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपी, एमएलए जो हमने चुन के भेजे होते हैं वही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना। सो जो स्मॉल बॉडी ऑफ जजेस है हु डू नॉट रिप्रेजेंट द पीपल आर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस द वैलिडिटी ऑफ सच लॉज। कि अगर कोई लॉ बना लेजिस्लेचर के अंडर में, तो अंदर में अगर लेजिस्लेचर के अंदर अगर एक लॉ बना तो उसकी वैलिडिटी कई बार प्रूव करने के लिए कौन बुलाया जाता है? जजेस को बुलाया जाता है। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि समटाइम्स इट गोज अगेंस्ट द नोशंस ऑफ पॉपुलर विल। दिस इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। With this, we have covered a major topic, that is the principles, advantages and criticisms of judicial review. I hope this is clear. If you have any doubts, any queries, write down in the comment section. I would be happy to answer. If you like the video, please do press a thumbs up. And please do like, share and subscribe. Do hit the bell icon so that you get a notification whenever we post a new video. I hope you liked it. Keep studying, stay happy and healthy.